Hello class 12th, welcome to lecture number 2 of probability for your board exam revision. So बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स को डेप्थ में डिस्कशन करते हुए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, which were conditional probability and multiplication theorem of probability, right? So if you have missed that video, go to the channel right now and watch the lecture number 1 as well. All right. और आज लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने की होती है कम से कम 80% की गारंटी। ठीक है, तो ये हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के टॉपिक्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, सो यू गाइज ऑल्सो नो वेरी वेल ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने 5 मार्क्स और 6 मार्क्स से क्वेश्चंस है ना, वो इन्हीं दो टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं, राइट? तो आज के सेशन में इन टॉपिक्स को मैं आपको इजीएस्ट वे में सिखाऊंगी और उनके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, सबसे पहले हमारा जो सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक आता है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में सिखाया था, है ना? अभी रिवाइज भी करवा दूंगी, टेंशन नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है? नाम सुन के लग रहा होगा जो दो इवेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है मतलब ये वाला इवेंट इस पे डिपेंड नहीं करता, ये वाला इवेंट इस पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं और एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों इवेंट्स में के होने के चांसेस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डाइस पे 6 आएगा, है ना? मान लेते हैं कि डाइस पे अगर 6 आएगा तो क्या गारंटी है कि कॉइन पे हेड आएगा? नॉट एट ऑल, टेल भी आ सकता है भाई, कोई दोनों का कोई रिलेशन नहीं एक दूसरे से, है ना? सो इंडिपेंडेंट इवेंट इज जस्ट basically occurrence of two events where one event is not at all affected by the occurrence of the other event, है ना? दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे जरा भी डिपेंड नहीं कर रही है, तो क्या लगता है इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विथ इवेंट एफ, है ना? क्योंकि दे आर इंडिविजुअली having their own probability, they are not having any dependency at all on each other, right? Now ये हमने इंटरसेक्शन का फॉर्मूला निकाल लिया। अब आप सोचो, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं जो हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन इवेंट एफ हैज हैपेंड, हो चुका है। कैसे निकालते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी एफ की जो हो चुकी है ना? ना अभी अभी हमने निकाला कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो एफ एफ कैंसिल, यू आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इससे हमें दूसरा फॉर्मूला मिला कि जब हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, गिवन दैट ई हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई हैज हैपेंड will be probability of f. Probability of e given that f has happened will be equal to probability of e only. e only, है ना? वो डिपेंड नहीं करेगा दूसरे पे, बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, obviously provided that PE and PF are not equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फिर तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे अपने पूरे इक्वेशन को, है ना? सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में समझ गए आपको क्या दो फॉर्मूले याद रखने हैं? पहला तो P इंटरसेक्शन F क्या होगा, और why have I written 2? It will be 1. First formula is this, second formula is this, P E given F, conditional probability का। ठीक है, अब similarly अगर मैं आपसे बोलूं कि there are 3 events which are dependent on each other, A B के साथ इंडिपेंडेंट है, B C के साथ इंडिपेंडेंट है, C A के साथ इंडिपेंडेंट है, तीनों आपस में भी इंडिपेंडेंट होंगे क्या? चलो चेक कर लेते हैं। सो देखो,
क्योंकि हमें पता है ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ए इंटू पी बी, ए इंटरसेक्शन विल बी पी ए इंटू पी सी, एंड बी इंटरसेक्शन सी विल बी पी बी इंटू पी सी, है ना. Now from this, what we can say? We can clearly say that PA intersection B intersection C will be nothing but PA into PB into C PC. From this, है ना. It's very simple. क्योंकि जब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसका मतलब वो आपस में भी डिपेंडेंट है. नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखो, ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है, बी जो है वो सी पे डिपेंडेंट है, लेकिन सी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है. तो ऑब्वियसली ना ये पूरा साइकिल घूम के कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब तीनों आपस में इंडिपेंडेंट ही होंगे. दैट्स माय पॉइंट. ऑलराइट, सो अगर 3 इवेंट्स हो, 4 इवेंट्स हो, तब भी हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, क्लियर है. अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जानने से पहले एक और चीज का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिफरेंस क्या होता है ना. हमने पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. क्या पढ़ा था, याद करो. अगर इवेंट ई है हेड ऑफ अ कॉइन, है ना, एंड इवेंट एफ है टेल ऑफ अ कॉइन, तो हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं कि अगर इवेंट ई ऑकर हो रहा है तो एफ हो ही नहीं सकता. ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कॉइन को टॉस किया और देखा कि हेड आया है, अब आप कोई आपसे पूछे टेल आ सकता है क्या, अरे भाई नहीं आ सकता, हेड आ चुका है, टेल नहीं आ सकता, है ना. सो हेड ऑफ अ कॉइन, टेल ऑफ अ कॉइन इज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कि जब एक होगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा होगा तो पहला हो ही नहीं सकता. लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ऐसा नहीं होता. इंडिपेंडेंट इवेंट्स में लेट्स टेक एग्जांपल कि इवेंट ई जो है वो है 6 ऑन अ डाइस, एंड इवेंट एफ जो है लेट्स टेक इट हेड ऑन अ कॉइन, है ना. तो इनको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि 6 जो है वो डाइस पे आ सकता है, उसके साथ साथ कॉइन को टॉस करने से हेड आ सकता है ना. भले 0.5 प्रोबेबिलिटी बट है, पॉसिबल है ना, आ सकता है. दोनों एक साथ ऑकर हो सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तब भी नहीं करेंगे, है ना. ये समझ में आ रहा है आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी एक तरीके का डिपेंडेंसी की ही बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इवेंट में भी डिपेंडेंसी की बात हो रही है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहा है कि एक हो रहा है तो दूसरा हो ही नहीं सकता, बट इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहा है कि एक इवेंट होगा तो दूसरा हो सकता है. ठीक है भाई, तो ये रहा हमारा सिंपल सा एग्जांपल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. राइट, सो क्लियर कॉन्सेप्ट टू ऑल ऑफ यू ना. अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर एक इवेंट हो रहा है और दूसरा हो ही नहीं सकता, so what will be the probability of E intersection F? It will be nothing but 0. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा होगा ही नहीं, तो कॉमन की तो बात ही नहीं आती है. और इंडिपेंडेंट इवेंट में हमने क्या पढ़ा था, P probability of E intersection F is probability of E into probability of F. याद रहेगा सबको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डिफरेंस. ऑलराइट, चलिए अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और करके देखो कितना आसान लगेगा आपको अपने आप. चलो, पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन 1/2, ए यूनियन बी इज 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज P. फाइंड P if they are mutually exclusive events और इंडिपेंडेंट इवेंट. चलो भाई, सबसे पहले हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का निकालते हैं, है ना. क्या बताया था मैंने आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होता है ना. चलो, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. लेक्चर नंबर 1 में सीखा है A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है P, एंड A इंटरसेक्शन B क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, 0 होता है. चलो इसको मैं थोड़ा
क्लियरली लिख देते हैं हम यहाँ पे इस चीज को, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है, तो -0। नाउ ए यूनियन बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मच इज ए यूनियन बी, 3/5। सो वी आर गेटिंग 3/5 - 1/2 इज नथिंग बट p। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लेना तो आता ही है आप लोगों को। सो इट विल बी 3 2s are 6, 1 5s are 5 upon 5 2s are 10 is equal to p. This implies that 6 minus 5 is 1, 1/10 is the value of p. So this is your answer, है ना। ये आपका आंसर हो गया फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। किसी को कोई डाउट, ठीक है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। वी नो ए इंटरसेक्शन बी इज पीए इंटू पीबी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट की बात हो रही है। पीए इंटू पीबी क्या होगा, पीए की वैल्यू है 1/2, पीबी की वैल्यू है p, सो इट विल बी p/2 ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। अब पुट कर दो सेम फॉर्मूला, ए यूनियन बी इज पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया 3/5, पीए इज 1/2, पीबी इज 2, नहीं पीबी इज पी ना, पीबी तो पी होगा, ये 2 कहाँ से आ गया। अच्छा हमने सॉरी या तो पीबी का वैल्यू यहाँ पे आप p लिख दो, p होगा ना, इट्स नॉट 2 इट्स p एंड माइनस p/2, क्योंकि a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या होगा, p/2 अभी अभी निकाला ना हमने, p इंटू 1/2। okay, so from here we are going to solve it. So let me just check if it is correctly solved here. 3/5 is 1/2 plus p माइनस p/2, है ना। pb का वैल्यू क्या है p, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या है p/2, अभी कैलकुलेट किया हमने, पुट कर दिया। सो 3/5 माइनस 1/2 इज p माइनस p/2, 1 माइनस हाफ इज हाफ, यानी p/2। सो दिस इज व्हाट, 3/5 माइनस 1/2, अभी इससे पहले कैलकुलेट किया था हमने, याद करिए, दोबारा से लिखिए। सो इट इज नथिंग बट 6 माइनस 5 यानी 1/10 इज इक्वल टू p/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so that means p is equal to 1/5। चलो, सो p का वैल्यू क्या आ गया, 1/5। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, दिस विल बी p। ओके, देखा आसान क्वेश्चन था, डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है ना। चलो अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, है ना। थोड़ा सा नहीं, काफी टफ लगेगा आपको, पहले देखोगे जब सुनोगे क्वेश्चन को तो, बट जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज सेइंग देयर आर 3 coins which are tossed simultaneously. Consider the event E where 3 heads or 3 tails are occurring. F is at least 2 heads and G is at most 2 heads of the pair EF, EG and FG which are independent and which are dependent. Very lengthy question, 5 marks 6 marks का आपके पेपर में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है, मान लो आपको निकालना है कि वो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, तो आप क्या चेक करोगे। अगर आपको चेक करना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको चेक करना है कि EF इज इंडिपेंडेंट, कैसे चेक करोगे कि EF इंडिपेंडेंट है कि नहीं। उसके लिए आपको चेक करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यही फॉर्मूला होता है ना, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये होगा, अगर ये है तो इंडिपेंडेंट होगा, वाइस वर्सा, कॉन्वर्स भी ट्रू होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या जरूरत है, हमें PE की जरूरत है, PF की जरूरत है और E इंटरसेक्शन F की जरूरत है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो तब निकालोगे ना जब आपको पता है कि E है क्या। तो सबसे पहले आपको सेट बनाना होगा E का, है ना। E क्या है, F क्या है, G क्या है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या है, तो हमारा सैंपल स्पेस होगा ये, कैसे निकालते हैं ये आपको आता होगा, क्लास 11 से क्लास 10 से आप सीखते आ रहे हो। प्रोबेबिलिटी, अगर 3 कॉइन को आप साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो, ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले एक पोजीशन को फिक्स कर लो, मान लो आपने हेड को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, तो अब बाकी दोनों की सारी पॉसिबिलिटी लिखते जाओ, क्या क्या हो सकता है। या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो
टेल टेल आएगा, है ना। सिमिलरली फर्स्ट पोजीशन में टेल फिक्स कर दो और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी लिखो। फिर अगर फर्स्ट में टेल आया तो या तो दूसरे में टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर हेड हेड आएगा। तो टोटल 8 क्या होते हैं आउटकम्स हो सकते हैं हमारे सैंपल स्पेस में। अब इन 8 आउटकम्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इवेंट ई, इवेंट जी और इवेंट एफ में क्या क्या आएंगे। सो इवेंट ई ने क्या बोला था, 3 हेड और 3 टेल्स। कितने बार ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ 2 बार। सिर्फ 2 ऐसे आउटकम हैं जिसमें 3 हेड या फिर 3 टेल आता है। इवेंट एफ क्या था, इवेंट एफ है एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 या 2 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे, ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये भी तो हुआ। 2 से ज्यादा भी चलेगा। ओ सॉरी, हम हेड्स की बात कर रहे हैं, वाई वाई एम आई काउंटिंग टेल्स। हेड 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 काउंट करेंगे, चलो डिफरेंट कलर से काउंट करते हैं हम। हाँ, सो हेड 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 और हेड हेड, तो ऐसे 4 आउटकम्स है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा हेड आ रहे हैं। और सिमिलरली जी हमें क्या बोल रहा था, जी कह रहा था एट मोस्ट 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 हेड्स। तो मैक्सिमम में क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम में बेसिकली आपका 0 1 और 2। 0 को भूल जाते हैं हम कई बार, है ना, भूलते हैं ना हम सोचते हैं कि मैक्सिमम 2 बोला है, यानी 1 हेड या फिर 2 हेड दोनों चलेगा, बट हम 0 हेड्स को भूल जाते हैं क्योंकि मिनिमम 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका दीज आउटकम्स हैव एट मोस्ट 2 हेड्स। तो इसमें माइनस क्या हुआ, सिर्फ ये माइनस हुआ, है ना, हेड हेड हेड, 3 हेड ही माइनस होगा क्योंकि बाकी सब में तो एट मोस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं, 0 1 या फिर 2 हेड आ रहे हैं, है ना। तो ये हमने सैंपल स्पेस बना लिया। सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है क्योंकि वहीं से तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है। तो वंस हमारा सैंपल स्पेस बन गया, अब चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वेरी सिंपल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो ई में कितने आउटकम्स हैं, 2, टोटल कितने हैं 8, 2/8। एफ का कितना हुआ, 1 2 3 4, सो 4/8। जी में कितने हैं 7, सो 7/8। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड जी निकाल ली। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, याद करो, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, एफ इंटरसेक्शन जी निकालो, जी इंटरसेक्शन ई निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अब ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है, ठीक है। सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, है ना। देखो भाई, हो सकता है ना कुछ बच्चे को नहीं पता हो तो उनके लिए बताना जरूरी होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन है। बाकी आई एम श्योर बाकी बच्चों को तो पता ही होगा ये बात। तो सिंपल, ई और एफ में क्या कॉमन है, नोट डाउन करो। देखो अगर सैंपल स्पेस ई का देखोगे और एफ का देखोगे तो एच 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 एच, बस ये एक ही ऐसा आउटकम है जो दोनों में कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक आउटकम होगा। एफ इंटरसेक्शन जी की बात करो तो ये है मेरा एफ, ये है मेरा जी। अगेन डिफरेंट कलर से मैं आपको दिखा रही हूं यहाँ पे। एफ और जी में क्या कॉमन है, तो देखो एच एच टी, है ना, और टी एच 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 टी एच 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 नहीं है। तो 3 आउटकम्स कॉमन है और वैसे ई और जी में टेल 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 कॉमन है। अब निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी। सो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 आउटकम आउट ऑफ टोटल 8 आउटकम्स। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3 फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं ई एफ इंटरसेक्शन जी में आउट ऑफ 8। टोटल तो 8 ही रहेगा, देखो टोटल आउटकम तो 8 ही रहेगा, चाहे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात कर रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं, टोटल सैंपल स्पेस तो 8 ही रहने वाला है क्योंकि टोटल आउटकम तो उतने ही रहने वाले हैं, है ना, उस पर फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे दिस विल बी, क्योंकि सिंगल आउटकम है तो 1/8 खत्म। अब बस आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सो PE into PF is 1/8 which is equal to E intersection F, है ना। E intersection F भी 1/8 आ रहा था और P into PF भी 1/8 आ रहा था, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। अब देखो
F इंटरसेक्शन G आ रहा है 3/8 और F इंटू जी आ रहा है 7/16, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि F इंटरसेक्शन G इज नॉट इक्वल टू PF इंटू PG एंड सिमिलरली E intersection G is not equal to E into G, so they are not independent. So like this we got our answer. दिखने में टफ लग रहा था बट सिंपल है, आपको सिर्फ ये सैंपल स्पेस निकालना आना चाहिए। अगर आप सैंपल स्पेस निकालना जानते हो ना तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकाल लोगे, उनके इंटरसेक्शन का भी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे और फिर चेक भी कर लोगे। बस आपको याद क्या रखना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं कैसे पता चलता है, E intersection F should be equal to PE into PF, याद रहेगा सबको। चलो भाई मूविंग ऑन, अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन, ना तो बहुत आसान है ना तो बहुत डिफिकल्ट है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। What if it is given that A and B are two independent given, what will be the probability of occurrence of at least one of A and B given by 1 minus PA dash and PB dash? तो बेसिकली यहाँ पे पूछा नहीं है, प्रूफ करने बोला है। सो यहाँ पे शायद ये एक वर्ड रह गया है, प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A and B इज गिवन बाय 1 minus PA dash into PB dash। कैसे निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A and B? बताओ बताओ। सो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, सोचो आप। एटलीस्ट वन मतलब दोनों हो तो भी चलेगा, दोनों में से एक हो तो भी चलेगा। ये कब होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि बोथ आर देयर, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर ऑफ देम इज देयर। तो हम यहाँ आइदर ऑफ देम की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट दोनों में से एक होना चाहिए, तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। चलो मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब सेकेंड और थर्ड एलिमेंट से पी बी कॉमन निकाल लो। मैंने पी बी कॉमन निकाला तो बचा 1 माइनस पी ए। अब ये बताओ 1 माइनस पी ए क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी पी डैश ए है ना। सो दिस इज नथिंग बट पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, है ना। अब एक और चीज देखो, क्या मैं पी ए को 1 माइनस पी डैश ए लिख सकती हूँ? है ना। जिस तरीके से 1 माइनस पी ए इज पी डैश ए, वैसे ही 1 माइनस पी डैश ए इज पी ए, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पी ए को 1 माइनस पी डैश ए लिख दिया। अब फर्स्ट और सेकेंड से एलिमेंट से मैं पी डैश ए, पी ए डैश नहीं, पी डैश ए सॉरी, पी डैश ए कॉमन निकाल लेते हैं। चलो तो मैंने पी डैश नहीं, एक काम करते हैं, नेगेटिव ऑफ पी डैश ए कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने नेगेटिव ऑफ पी डैश ए कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या? कॉमन निकाल लिया मैंने फर्स्ट एलिमेंट में, तो 1 बचेगा। सेकेंड एलिमेंट में माइनस पी बी बचेगा। माइनस पी बी क्यों? जब आप पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल देते हो तो नेगेटिव पीछे छूट जाता है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है। यहाँ बचा हमारा आंसर। अब बताओ 1 माइनस पी बी क्या होता है? सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस पी डैश ए, 1 माइनस पी बी इज पी डैश बी। लो आ गया आंसर। यही तो प्रूफ करना था, कर दिया हमने प्रूफ, है ना। यही तो प्रूफ करना था। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस, है ना। इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी हैज टू ऑकर, ठीक है। एटलीस्ट वन याद रहेगा, आइदर ऑफ ए एंड बी, आइदर मतलब ए यूनियन बी, ठीक है। चलो भाई इसके साथ एक और क्वेश्चन वंस अगेन,
जो 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है. अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज एक्सपेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. Looks again so difficult. क्या बोल रहा है? तो एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. ठीक है, पहला स्टेप, let ABC denote the event respectively that the first, the second and the third drawn orange is good. ठीक है ना? तो क्योंकि हम 3 बार ऑरेंज निकाले तो चलो ABC उनका नाम दे देते हैं. पहले नाम देने से समझना और प्रूव करना आसान हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पहले चांस में जो पहला ऑरेंज आपने उठाया वो गुड ऑरेंज है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, टोटल 15 ऑरेंज है जिसमें से 12 अच्छे हैं. तो पहले चांस में अच्छा ऑरेंज, गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी 12 आउट ऑफ 15 हुई ना, क्योंकि पहली बार में ही आपने अच्छा ऑरेंज उठा लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो 12 ही अच्छे थे, फेवरेबल आउटकम 12, टोटल 15, सो 12/15. ना अब आप इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट. आप इसको वापस नहीं डाल रहे हो, एक बार जो निकाल लिया. तो अब कितने गुड बचे? पहले 12 थे, अब 11 बचे. पहले टोटल 15 ऑरेंज थे, अब 14 बचेंगे. सिंपल है ना? तो पहले 12 आउट ऑफ 15 ऑरेंजेस थे, अब आपके पास 11 आउट ऑफ 14 गुड ऑरेंजेस बचे. तो ये हो गई सेकेंड चांस में गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी. Probability of B given that A has occurred. Similarly, probability of C given that A and B both have occurred. Once again, replace without replacement. पहले 12 ऑरेंजेस थे, फिर 11 हो गए, अब कितने बचेंगे? 10. टोटल 15 थे, वो 14 हो गए और अब 13 बचे. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 10/13 ऑरेंजेस फॉर गेटिंग अ गुड ऑरेंज इन थर्ड चांस. अब क्वेश्चन पूछ रहा है what is the probability that all the oranges are good? So probability of A intersection in B intersection C. किसका क्वेश्चन है ये? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. So here फर्स्ट चांस में गुड ऑरेंज, सेकेंड चांस में गुड ऑरेंज, थर्ड चांस में गुड ऑरेंज, तीनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, आया 44/91. सो दिस इज आवर टोटल प्रोबेबिलिटी दैट तीनों चांस में हमने गुड ऑरेंज उठाया. सिंपल, अंडरस्टूड? ओके, अब समझते हैं बच्चों एक अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी. सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेसिकली? तो मान लेते हैं हमारा एक सैंपल स्पेस है S. ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग इवेंट हो रहे हैं. ठीक है, सो एक सैंपल स्पेस है हमारा S जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के इवेंट हो रहे हैं. E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, E3 हो रहा है, E4 हो रहा है, E5 हो रहा है, और इन्हीं में एक इवेंट A भी हो रहा है which is associated with sample space S only. So what will be the probability of event A given that all the other events are happening or has happened simultaneously along with it? Again, याद करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद करिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो यहाँ पे अगर आपके A जो है, आपका इवेंट A जो है वो इवेंट 6 को भी कंप्राइज कर रहा है, थोड़ा सा 5 को भी कर रहा है, E2 को भी कर रहा है, E7 को भी कर रहा है, EN को भी कर रहा है. तो बेसिकली अलग अलग इवेंट्स को मिलाकर इस सिंगल इवेंट का ऑकरेंस डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A will be what? Using our multiplication theorem here, probability of first event E multiplied by A given E has happened, conditional probability of A given E has happened, plus E2 into probability of A given E2 has happened, plus so on. So basically summation of R is equal to 1 to N, probability of E R where in multiplied by probability of A given ER has happened. So अगर एक सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं और उसी के बीच में एक और इवेंट हो रहा है जो बाकियों पर डिपेंड करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है,
तो आप क्या करोगे, आप टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओगे, जिसमें बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है, गिवन दैट दैट पर्टिकुलर इवेंट हैज हैपेंड, इन सबका समेशन। ठीक है, अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि ये मैम कहाँ अप्लाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। वंस अगेन एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑल्सो बच्चों क्लास के एंड तक बने रहिएगा, प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सो डोंट गो एनीवेयर, है ना। क्लास के एंड में PYQ सॉल्व करवाऊंगी मैं आपसे और आपके सारे डाउट्स ना यूं छू मंतर हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप ऑफ फ्लावर A1 A2 A3, they are sold in the form of a mixture where the proportion of these seeds are 4:4:2, the germination rate of the 3 type of seeds are 45%, 60%, 35% respectively, calculate the probability that a randomly chosen seed will germinate, है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मान लेते हैं कि जर्मिनेशन जो हमारा इवेंट है उसको हम A से डिनोट कर देते हैं, समझ में आ रहा है। जर्मिनेशन इवेंट को हमने A से डिनोट कर दिया। अब शॉपकीपर के पास 3 टाइप ऑफ फ्लावर सीड्स थे, A1 A2 A3, ठीक है, और इन सीड्स का प्रपोर्शन दिया है ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और जर्मिनेशन रेट परसेंटेज में दिया है ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो बेसिकली सीड जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा कैसे डिटरमाइन होगा, सिंपल है। अगर मैंने फर्स्ट वाले शॉपकीपर से सीड, फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर सीड उठाया है ना, मान लो एक ले लेते हैं गेंदे का फूल है, ठीक है, तो मान लो मैंने ससुराल गेंदा फूल वाला फूल उठाया है, उसका सीड उठाया है, उसके जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पहले तो उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उसके जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी, उसको चलो हम E1 से डिनोट कर देते हैं कि वो फर्स्ट टाइप ऑफ सीड उठाया गया और वो जर्मिनेट भी हुआ। तो जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, पहली बात तो उसको उठाया कि नहीं उठाया उस पर डिपेंड करेगी ना। अगर फर्स्ट टाइप ऑफ सीड को उठाओगे नहीं तो उसके जर्मिनेशन की तो बात ही नहीं करेगा कोई, समझ में आ रहा है। एक तरीके से आप सोच लो, एक बैग है, उसमें एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, तीसरा फ्लावर ये है। अगर इसको उठाओगे तब तो इसके जर्मिनेशन की बात करोगे ना, इसको उठाओगे तो इसके जर्मिनेशन की बात करोगे, तो जिसको उठाओगे उसके जर्मिनेशन की बात करोगे। तो मान लो A1 को मैंने उठाया, कितनी प्रोबेबिलिटी है, अब वो जर्मिनेट हो गया गिवन दैट उसको उठाया था, है ना। सिमिलरली ऐसे 3 अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो डोंट यू थिंक टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि पहला सीड उठाया वो जर्मिनेट कर गया, प्लस दूसरा सीड उठाया वो जर्मिनेट कर गया, प्लस तीसरा सीड उठाया वो जर्मिनेट कर गया। लॉजिक समझ में आया, अभी मैं सिर्फ लॉजिक समझा रही हूँ आपको, अभी मैंने आंसर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रही हूँ, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है जर्मिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। जर्मिनेशन हुआ ये किस पे डिपेंड करेगा, पहला सीड उठाया और वो जर्मिनेट कर गया, नंबर 1, दूसरा सीड उठाया और वो जर्मिनेट कर गया, नंबर 2, तीसरा सीड उठाया और वो जर्मिनेट कर गया, नंबर 3। इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज हैपनिंग और नॉट। ऑलराइट, चलिए भाई, तो सबसे पहले नेमिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग करने से ही हम क्लैरिटी के साथ अपना आंसर एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले लेट अस सपोज कि इवेंट इज द इवेंट कि सीड A1 को पिक किया गया, E2 इज द इवेंट कि सीड A2 को पिक किया गया, E3 इज द इवेंट कि सीड A3 को पिक किया गया। इवेंट A इज बेसिकली दैट द सीड विल जर्मिनेट। तो सबसे पहले A1 सीड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, वो आएगा रेशियो से। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर A1 is to A2 is to A3 दिया है 4:4:2, तो रेशियो से आपको फ्रैक्शन निकालना आता है, बहुत आसान है। जो रेशियो की वैल्यू दी है डिवाइडेड बाय इसको ऐड कर दो,
4 + 4 + 2 8, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 4/8। सिमिलरली A2 का हो गया 4/8, A3 का हो गया 2/8। आता है ना, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो आप देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ A1 सीड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 4/10, सेकेंड सीड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 4/10, थर्ड सीड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 2/10। अब पिक तो कर लिया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, पिक करने की प्रोबेबिलिटी। अब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी। जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो पहला सीड उठाया, उसका जर्मिनेशन हो गया, है ना। तो बेसिकली इट इज जर्मिनेशन हो गया गिवन दैट पहला सीड उठाया था 45/100। ये कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले सीड की जर्मिनेशन प्रोबेबिलिटी है 45%, रेट है 45%। सो आप तो जानते ही हो, जैसे रेशियो को आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हो, वैसे ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 45% 45/100, जानते हो ना, अगेन क्लास 6 से सीखते आ रहे हैं हम। सो पहले सीड की जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी 45/100, दूसरे सीड की जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी 60/100, तीसरे सीड की जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी 35/100। अब हमें निकालना है और कुछ नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी कि कोई भी सीड उठाओ जर्मिनेशन होना पक्का है। कैसे पता चलेगा, पहला सीड उठाया उसको जर्मिनेट किया, दूसरा सीड उठाया उसको जर्मिनेट किया, तीसरा सीड उठाया उसको जर्मिनेट किया, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आ गया 49/100। दिस इज सीड विल जर्मिनेट, इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ गए, टोटल प्रोबेबिलिटी किस टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी है ना, ठीक है। चलो भाई, अब टोटल प्रोबेबिलिटी के जैसा बस थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है हमारा बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या होता है और हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेस थ्योरम ये बोलता है बच्चों कि आपने एक अपना फेमस वाला एग्जांपल सुना होगा ना, कि दो बैग हैं, दोनों बैग में से आपको बॉल निकालने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इस बॉल से, इस बैग से आपने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैग 1 से आपने रेड बॉल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैग 2 से आपने ब्लू बॉल निकाला। ये तो हमें आता है ना, ये तो अब हमारे लिए बच्चों का काम है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो इसका उल्टा पूछा जाए, क्या पूछा जाए उल्टा, आपसे पूछा जाए what will be the probability that bag 1 is picked given that red ball is taken out। समझ में आया क्या बोल रहा है, देखो अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि बैग 1 से रेड बॉल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बैग 2 से ब्लू बॉल निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी। अब उल्टा बोल रहा है, बोल ये रहा है कि आपने आंख बंद करके एक बॉल निकाला, वो रेड निकला, लेकिन ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि ये जो रेड बॉल है वो बैग 1 से आया था, क्या प्रोबेबिलिटी कि ये रेड बॉल बैग 2 से आया था। तो ट्विस्ट हो गया ना क्वेश्चन, उल्टा हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी तक हम पूछते थे कि रेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अब हम बोल रहे हैं कि रेड तो आ चुका है, ये बताओ कि बैग 1 सेलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बैग 2 सिलेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। तो जब ऐसा उल्टा काम हमसे बोला जाए, उल्टी पुल्टी चीज हमसे पूछी जाए, तो वहां पे काम आता है हमारा बेस थ्योरम। हमारा बे है भाई वो, ठीक है, बे का मतलब तो जानते ही होंगे तुम लोग। ऑलराइट, सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, सो इट्स लाइक उल्टा। सो व्हेन E1, E2, E3 constitute a partition of the sample space S of a random experiment and A is any event associated with the experiment. So we calculate, अभी तक हम क्या कैलकुलेट, जस्ट इसके पिछले एग्जाम्पल में जर्मिनेशन वाला एग्जाम्पल याद करो, हम क्या निकालते थे कि जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इवेंट आर हैज ऑकर्ड। अब यहाँ पे देखो हम उल्टा निकाल रहे हैं कि टाइप 1 सीड, A1 सीड को पिक करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट जर्मिनेशन हो चुका है, उल्टा बोल दिया है ना। तो ये होता है बेस थ्योरम और इसका फॉर्मूला काफी सिमिलर है टोटल प्रोबेबिलिटी से, बस थोड़ा सा अलग है। और वो क्या है कि अगर आपको EI निकालना है, EI क्या है,
मान लो आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आउट ऑफ द सैंपल स्पेस E2, E3, E4 सब है आपके पास, लेकिन आपको निकालना है कि बैग 1 चूज किया गया गिवन दैट रेड बॉल निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बैग 1 हैज बीन चूजन। एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहे, ठीक है। सो E गिवन A विल बी PE इंटू A गिवन E, ठीक है, अपॉन, ये सिर्फ इतना फॉर्मूला नहीं है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PE इंटू PA गिवन E, ठीक है। तो जितने आउटकम्स आपके पॉसिबल हैं उन सबके समेशन से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, टेंशन नॉट। वही बैग वाला एग्जाम्पल लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पहले हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन तो हम देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, one of the 2 bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability the ball is drawn from the first bag. देखा, ये लाइन जो है इससे पहचान हो गई कि बेस थ्योरम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बॉल की बात नहीं की, उसने बैग की बात की। उसने उल्टा बोला, उसने बोला कि रेड बॉल तो आ गया पर उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फर्स्ट बैग पिक हुआ था, है ना। तो यहाँ पे लगेगा हमारा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बैग को पिक होने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ बॉल से ज्यादा मतलब नहीं है, यहाँ बैग से ज्यादा मतलब है हमें। तो पहली बात, तो बैग 1 पिक होने की प्रोबेबिलिटी, ऑफ कोर्स आपके पास 2 बैग हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो बैग 1 और बैग 2 दोनों को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब फॉर्मूला याद करो बेस थ्योरम का, क्या है फॉर्मूला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द बैग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बैग हैज बीन पिक्ड। ए क्या है, ए यहाँ पे वो इवेंट है जो आपको क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये हो चुका है। क्या हो चुका है, रेड बॉल पिक किया जा चुका है। किससे पिक किया है, गिवन दैट ई हैज ऑकर्ड, किससे पिक किया है, तो ई आई बताएगा कि बैग 1 है कि बैग 2 है। समझ में आया, लेट अस अप्लाई इट ओवर हियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी ए गिवन ई, यानी ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, क्या होगी प्रोबेबिलिटी। सो पहले वाले बैग में 4 रेड बॉल थे तो 4/8, दूसरे वाले बैग में 2 रेड बॉल थे तो 2/8, तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1 being given that it is red is what, P even given A has happened. Now by Bayes theorem आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो बैग ए पिक हुआ है गिवन दैट इट इज रेड बॉल, रेड बॉल बैग 1, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट बैग 1 की पिक होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बैग 1 हैज बीन पिक्ड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, ये और कुछ नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी जो इससे पहले आपने सीखी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2 ही होंगी, एक होगी बैग 1, दूसरा होगा बैग 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया PE1 इंटू ए गिवन E1, PE2 इंटू ए गिवन E2। वैल्यूज जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, पुट की, सिंप्लीफाई की, आ गया हमारा आंसर। सिंपल है, समझ में आ गया। बेस थ्योरम में हम क्या करेंगे, तो बेस थ्योरम में हम उल्टा काम हमें करना है, हमें निकालना है कि बैग 1 पिक हुआ है जब रेड बॉल डिक्लेयर किया गया था, यानी बैग 1 पिक होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रेड आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग 1 पिक हुआ था डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। ऑलराइट, वन मोर क्वेश्चन, दिखने में काफी ज्यादा टफ, करने में बिल्कुल भी नहीं। चलो
रीड आउट द क्वेश्चन और समझते हैं कि बेस थ्योरम क्यों है या टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों है, ठीक है। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false report result for 0.5% of the healthy person tested. If a healthy person is tested, then the probability 0.005, the test will imply that he has the disease. And if 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? उल्टा पूछा यहाँ पे, ये नहीं पूछा कि आपको दे दिया कि इतने परसेंटेज लोगों की डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है क्वेश्चन में आपको, इतने परसेंट लोगों की पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी दी गई क्वेश्चन में आपको, पर क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज हैविंग द डिजीज गिवन दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये देखो कितना आपका रियल लाइफ का एप्लीकेशन है। हम अपनी रियल लाइफ में ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो कि आपको वो डिजीज है कि नहीं, आपको मलेरिया है कि नहीं। कैसे पता चलता है कि जब आपको बेसिकली आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी पता चलता है, तो वो भी आपके बेस थ्योरम को यूज करता है ना। तो ये हो गया एकदम एब्सोल्यूट रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि इवन जो है हमारा इवेंट है, इट इज बेसिकली दैट द पर्सन इज हैविंग द डिजीज। E2 हमारा इवेंट डिनोट कर रहा है कि द पर्सन इज नॉट हैविंग द डिजीज, ठीक है। और ए जो है वो डिनोट करेगा कि ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो हमने अभी क्या अज्यूम किया था, देखो E1 इज द पर्सन हैज द डिजीज। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑकर्ड। ए हमने क्या अज्यूम किया है, रिजल्ट इज पॉजिटिव, वही क्वेश्चन ने पूछा है। कैसे निकालेंगे E गिवन A, उसके लिए हमें सबसे निकालना है PE एंड A गिवन E, ठीक है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले PE क्या होगा, पर्सन को डिजीज है या नहीं है कैसे पता चलेगा। तो देखो क्वेश्चन में ना हमें दिया था 99 नहीं हाँ 0.1% हैज द डिजीज। सो E1 की वैल्यू क्या हो गई 0.1%, E2 की वैल्यू हो गई 0.99% है ना, सॉरी 99.9%। सो बेसिकली यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया E1 की वैल्यू क्या होगी 0.001 एंड E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.999। कर लिया कैलकुलेट, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, बेस थ्योरम याद करो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन A निकालोगे ना, EI किसकी तरह लग रहा है, गोलमाल हो गोलमाल। तो EO मत करो, चलो भाई ज्यादा गोलमाल नहीं करेंगे, हम सही से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने E1 E2 E3 निकाल लिया, तो ये हो गया हमारा डिजीज होना डिजीज नहीं होना, दो ही इवेंट है, शुक्र है ज्यादा लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो पहले ये हो गया, दूसरा क्या निकालेंगे A गिवन E है ना, पॉजिटिव रिजल्ट गिवन दैट द पर्सन हैज डिजीज। क्वेश्चन में पहले बता दिया है कि 99% इफेक्टिव है हमारा ब्लड टेस्ट, मतलब वो रिजल्ट 99% बताएगा जब पर्सन को डिजीज होगा, यही मतलब हुआ ना। इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश भी यूज हो रहा है कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डिजीज है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा हमारा ब्लड टेस्ट, 99% इफेक्टिव है। तो 0.99 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर 0.99 इसकी है, और A given E2 that the result is positive given that the person has no disease। ये देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा था, if a healthy person is tested the probability is 0.005 that the test will imply he has the disease। मतलब डिजीज नहीं है पर पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, गोलमाल हो सकता है, कितना 0.005% चांसेस है उसके, मतलब प्रोबेबिलिटी चांसेस है उसके, ठीक है। तो ये हो गई A गिवन E2। अब हम आ जाएंगे अपने बेस थ्योरम में।
कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू E1 गिवन A, सॉरी A गिवन E1, उल्टा बेस थ्योरम है ना, तो A गिवन E1 होगा डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, सो E1 इंटू A गिवन E1, E2 इंटू A गिवन E2, सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, वैल्यूज पुट कर दी, पीछे वाले पेज से यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी, आ गया हमारा आंसर। हाँ, that's our answer. Now this was a little twisted question. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है बच्चों? सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करो पूछा क्या है। पूछा है कि पर्सन को डिजीज है, गिवन दैट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि डिजीज है, डिजीज इज देयर, उसका नाम दे दो, डिजीज नॉट देयर, उसका नाम दे दो। जब आप नाम जब तक नहीं दोगे ना, तब तक आप कंफ्यूज होते रहोगे कि यार E1 इंटू ए करना है, A गिवन E1 करना है, ब्ला 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 करना है, क्या करना है, ठीक है। दूसरा नाम दे दो, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसके लिए। अब क्वेश्चन में सिंपली देखो क्या बोला है, डिजीज है, गिवन रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब E1 गिवन A निकालना है। और अगर ये निकालना है तो बेस थ्योरम आपको पता है। अब बेस थ्योरम लिख लिया, तो बेस थ्योरम में क्या क्या चीजें चाहिए उन सब की वैल्यू निकाल लो पहले से, और फिर सब पुट कर दो फॉर्मूला में, है ना। तो पता है मैथ्स में ना, जब आपके पास टफ क्वेश्चन आता है तो उसको अप्रोच करने का सबसे आसान तरीका होता है कि फॉर्मूला लिखो, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है उन सबकी वैल्यू ढूंढ लो कि अरे E1 की वैल्यू क्या होगी, ए बाई E1 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू क्या होगी, ये सब ढूंढ लो। ढूंढ लोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो जब भी डायरेक्शन ना मिले, फॉर्मूले के हिसाब से सोचो कि देखो फॉर्मूला ये है तो ये अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। चलो भाई, वन मोर वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन, फटाफट से इसको देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ABC. द फर्स्ट ऑपरेटर A produces 1% defective item, where the other operator B and C produces 5 and 7% defective item. A is on the job for 50% of the time, B for 30%, C for 20%. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी को E1 मान लो, नॉट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी को E2 मान लो, एंड इट वाज प्रोड्यूस बाय A। तो यहाँ पे A B C आपको 3 इवेंट ही दिए हैं, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड हुआ है गिवन दैट मशीन A यूज की गई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेस थ्योरम आपको बोलता है PE इंटू A बाई E डिवाइडेड बाय E1 इंटू A बाई E1 प्लस E2 इंटू A बाई E2। अब यहाँ E2 नहीं होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे ABC की बात हो रही है ना, 3 अलग मशीन की बात हो रही है, तो E1 E2 E3 चाहो तो आप वही ABC मशीन को डिनोट कर दो, जैसे यहाँ पे कर दिया। E1 क्या है, मशीन A, E2 क्या है, मशीन B, E3 क्या है, मशीन C का यूज होना, इवेंट है। लेट X बी द इवेंट कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले मशीन A यूज होने की प्रोबेबिलिटी 50%, यानी 1/2, 30%, 3/10, 20%, 1/5 निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ गिवन दैट मशीन A यूज हुई, है ना। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीन A यूज्ड, वाह क्या राइम बन गया। अब ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, कुछ निकालना ही नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि मशीन A 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है तो 1/100, मशीन B 5%, सो 5/100, मशीन C 7% प्रोड्यूस करता है तो 7/100। कुछ करना ही नहीं यार, तो मतलब क्वेश्चन में आपको लिखित सब कुछ दे दिया है पहले से, है ना। अब सिंपली आपको क्या निकालना है, E1 गिवन X, यानी मशीन A को चूज किया गया है गिवन दैट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, सो इट इज नथिंग बट E1 into X upon E1, E1 divided by E1 into X upon E1 plus E2 into X upon E2 plus E3 into X upon E3, है ना। तो ये अगेन बेस थ्योरम आ गया, सारी वैल्यूज इससे पहले हमने निकाली, सबको पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आंसर सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आपको मल्टीप्लाई और ऐड करना तो आता ही है क्लास 12th में, है ना। क्योंकि अभी फिलहाल किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो बेस थ्योरम है कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी है, वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम से पहले, राइट। चलिए भाई, तो ये रहा हमारा सफर पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का।
अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा है और कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलो भाई, पहला सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन में पेपर में आया था, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक बार ए थ्रो करेगा फिर बी थ्रो करेगा फिर ए थ्रो करेगा फिर बी थ्रो करेगा फिर ए थ्रो करेगा फिर बी थ्रो करेगा, ठीक है। ए विंस द गेम if he gets a total of 6, B wins the game if she gets a total of 7. If A starts the game, find the probability of winning the game by A in the third row of the pair of dice. मतलब third row of pair of dice मतलब कि पहले A ने थ्रो किया, he lost, B ने थ्रो किया, he lost, फिर A ने थ्रो किया, he won. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या लगता है किसका क्वेश्चन है? डोंट यू थिंक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है? क्यों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है? क्योंकि ए को थर्ड चांस में अगर जीतना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए फर्स्ट चांस में लूज कर जाए एंड बी सेकेंड चांस में लूज कर जाए, तभी ए थर्ड चांस में जीतेगा। तो दिस इज ए लॉस्ट एंड बी लॉस्ट एंड ए वॉन। और मैंने आपको बताया था जब एंड की बात होती है, जब कंपल्सरी है, ए का हारना कंपल्सरी है, बी का हारना कंपल्सरी है और फिर तीसरा चांस में ए का जीतना कंपल्सरी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब भी कंपल्सरी चीजों की बात होती है कि होना ही होना है, तो कैसे होगा? मल्टीप्लाई करके होगा। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किसको किसको याद है? अरे कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालो, उसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या कहता है? ए गेम जीतेगा जब टोटल 6 आएगा 2 डाइस को रोल करने पे। टोटल 6 कब आता है? 1 + 5, 2 + 4, है ना, 4 + 2, 5 + 1, यानी टोटल 3 + 3 भी होता है। तो टोटल हो गए 5 आउटकम हो गए ना, 1 + 5, 5 + 1, 2 + 4, 4 + 2, 3 + 3, ऐसे 5 आउटकम है जब टोटल 6 आता है। सिमिलरली बी को विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या बताइए? टोटल 7 आना चाहिए। 7 कब आता है? 1 + 6, 6 + 1, 2 + 5, 5 + 2, 3 + 4, 4 + 3, टोटल 6 ऐसे आउटकम है जब टोटल 7 आता है। टोटल मतलब दोनों को ऐड करने पर 7 आता है। तो इसका सैंपल स्पेस हो गया 5 का, इसका हो गया 6 का, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी हुई 5/36। कैसे? अब ये तो आपको याद होना चाहिए, कुछ चीजें तो आपको याद होनी चाहिए बच्चों। एग्जाम में आप सब कुछ सॉल्व करने बैठे ना, पेपर छूट जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि जब 2 डाइस को एक साथ रोल किया जाता है तो 6 × 6 36 टोटल आउटकम होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, 6 इसके आउटकम, 6 इसके आउटकम, तो 6 6 36, तो टोटल हो गए 36। तो इवेंट, फर्स्ट इवेंट यानी ए के आउटकम कितने हुए? 5/36। बी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6, है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि ए लॉस्ट, बी लॉस्ट, ए वन, यानी ए लॉस्ट यानी पी डैश ए। देखो आपने निकाला पी ए और आपने निकाला 6/36 इज पी बी, लेकिन आपको निकालना है ए लॉस्ट, यानी 5/36 तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना कि 6 टोटल आएगा। तो ए लॉस्ट क्या हुआ? पी डैश ए, फिर आपको निकालना है पी डैश बी और फिर थर्ड चांस में पी ए, तभी तो वो जीतेगा। समझ में आया? बस, तो हमने क्या किया? पी डैश ए क्या होता है? 1 - पी ए, 1 - पी बी इंटू पी ए, मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पहले चांस में ए हारेगा, दूसरे में बी हारेगा, तीसरे में ए जीतेगा, यानी पी डैश ए इंटू पी डैश बी इंटू पी ए। दैट्स योर आंसर। ऑल राइट, सिंपल था। वन मोर क्वेश्चन, लेट्स आइडेंटिफाई दिस वन।
in a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is a girl? ट्विस्टेड लग रहा है थोड़ा सा. यहाँ पे क्या बोला कि 1000 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 430 उसमें से गर्ल्स हैं, ठीक है. 430 में से 10% क्लास 12 में पढ़ रही हैं. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that the chosen student is a girl? तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि she is studying in class 12 given that she is a गर्ल. तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है मान लो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद है, प्रोबेबिलिटी दैट वो 12th में पढ़ती है, इंटरसेक्शन वो लड़की है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी कि वो लड़की है. ये हो गई आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो चलो निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना. सबसे पहले क्लास 12 में पढ़ती है और वो लड़की है, कैसे पता चलेगा. देखो क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या, दिया है ना. कहाँ दिया है, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 430 लड़कियां हैं जिसमें से 12% क्लास 12 में, सॉरी 10% क्लास 12 में. तो 0 0 0 0 करिए, यानी 43 स्टूडेंट्स आर इन क्लास 12 हु आर गर्ल्स. तो देखो ये तो हो गया 43 डिवाइडेड कि वो गर्ल है उसकी प्रोबेबिलिटी. तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अ गर्ल. कैसे निकालेंगे, ग्रिल लिख रही हूं मैं गर्ल को, बताओ भला, ग्रिल नहीं सॉरी गर्ल. तो प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अ गर्ल 430 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स. So this is 430 out of 1000. बाकी तो आप स्मार्ट है, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे. आई थिंक इट इज कमिंग अराउंड 100, है ना. कहाँ गया सॉरी, इसको डिवाइड बाय 1000 करना भूल गए हैं ना हम यहाँ पे. हाँ जी, अब जो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आ जाएगा 0.1. ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी. समझ में आया. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे पता चला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि वो क्लास 12 में पढ़ती है गिवन दैट शी इज अ गर्ल. इट इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लास 12 में पढ़ती है और वो लड़की है डिवाइडेड बाय शी इज अ गर्ल. यही होता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद रखो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, गिवन दैट वो लड़की है ये पता है आपको. तो लड़की है पता है, कैसे पता चलेगा, 430 डिवाइडेड बाय 1000. लड़की है क्लास 12 में पढ़ती है, 10% ऑफ 430 गर्ल्स, सो 43 आउट ऑफ 1000, यानी 43 डिवाइडेड बाय 430 आ गया 0.1 आपकी प्रोबेबिलिटी. सिंपल था, है ना. चलो भाई, तो इसी के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी चैप्टर होती है यहाँ पर कंप्लीट. और हमने सीख लिया प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स डेप्थ में जाकर लेक्चर नंबर 1 में. लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को भी जरूर देख लीजिएगा. और आज के लेक्चर में हमने सीखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम का एप्लीकेशन. ऑलराइट गाइस, all the best for your class 12 board exam. See you with the next chapter very soon. Bye bye.